गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन लोग लास्ट टर्म पर युद्ध और राजनय के बीच क्या संबंध है इसको देख रहे थे और इस संदर्भ में अपन ये देख रहे थे कि क्या युद्ध को रोकने में राजनय सफल होता है या राजनय और युद्ध एक दूसरे के पूरक हैं या युद्ध के शुरू होते ही राजनय बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है। इसमें अपन लोगों ने ये देखा था कि युद्ध और राजनय एक दूसरे के संपूरक भी हैं। राजनय के माध्यम से युद्ध को रोकने का एक लंबे समय तक प्रयास चलता रहता है और यदि राजनय न हो तो युद्ध की संभावना हर समय बनी रहती है, क्योंकि राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए जब वो शांतिपूर्ण तरीके से संभव नहीं हो पाते हैं तो युद्ध जैसा साधन अपनाने में वो तनिक भी नहीं हिचकते हैं। तो यहाँ पर अपन लोग ये देख रहे थे कि किस प्रकार से जो राजनय है वो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति शांतिपूर्ण तरीके से करता है। इसे हम मॉर्गेंथियो के शब्दों में ये कह सकते हैं कि जिस राजनय का अंत युद्ध में होता है, क्योंकि वह अपने प्राथमिक उद्देश्य में जो शांतिपूर्वक साधनों के द्वारा राष्ट्रीय हित को प्राप्त करना होता है, प्रवर्तन करना होता है, उसमें असफल रहता है। इसको हम लॉर्ड वेंसी शर्ट के शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि प्राचीन राजनय का उद्देश्य स्पेशली 1914 से पहले का राज्यों में शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना था। एक बार युद्ध प्रारंभ होते ही राजदूत अपना सामान बांध करके घर चल देते थे। कुछ इसी प्रकार का वाक्यांश हार्टमैन के द्वारा कहा गया कि जब राजदूत कार्य समाप्त करता है तो सेनापति का कार्य आरंभ हो जाता है। अब इसे हम निकलसन के शब्दों में कहें तो ये कहेंगे कि राजनय का जो शांतिकालीन उपयोग है वही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब वार्ता भंग होती है तो शांति का साधन राजनय भी निष्क्रिय हो जाता है तथा विवाद का समाधान युद्ध से होता है। तो निकलसन का ये कहना है कि युद्ध में राजनय निष्क्रिय बन जाता है, यह जरूरी नहीं है। इसको क्विंसी राइट के शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि झगड़े के दोनों पक्षों के बीच राजनय टूट जाता है, लेकिन ये कहना कि युद्ध काल में राजनय निष्क्रिय हो जाता है ये बिल्कुल गलत होगा, बल्कि युद्ध काल में राजनय और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और भी ज़्यादा क्रियाशील हो जाता है। यहाँ तक कि राजनयिक संबंधों के टूट जाने के पश्चात देश की सुरक्षा के लिए और सैनिक गतिविधियों की सफलतापूर्वक चलाने में राजनय महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। इसलिए ये कहना कि राजनय निष्क्रिय हो जाता है गलत है, बल्कि राजनय के कार्य का स्वरूप बदल जाता है। इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि युद्ध काल में जब दो राज्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं, राजनयिक संबंध टूट जाते हैं, तो एक थर्ड स्टेट के माध्यम से, एक थर्ड पार्टी के माध्यम से राजनय अपने कार्यों को संपादित करते रहते हैं। इसमें हम जर्मनी और अमेरिका, भारत और पाकिस्तान का उदाहरण ले सकते हैं कि इनके जो राजनयिक संबंध थे वो स्विट्जरलैंड के माध्यम से चलते थे। इस आधार पर तो ये राजनय अवश्य में असफल रहेगा, क्योंकि दोनों देश के जो प्रत्यक्ष संबंध हैं वो टूट जाते हैं और राजदूत वास्तव में अपना सामान बांध करके घर चल देते हैं। परंतु साथ ही दोनों की दोनों पक्ष अन्य देशों को अपने पक्ष में प्रभावित करने के लिए और अपने पक्ष में लाने के लिए राजनय और प्रचार का बड़ी ही द्रुत गति से, बड़े ही क्रियाशील तरीके से उसका उपयोग करते हैं। इसलिए क्विंसी राइट का ये कहना सही है कि राजनय न केवल युद्ध का पूरक है, अपितु आवश्यकता पड़ने पर उसकी एवजी में प्रयोग का एक अस्त्र भी है। अब सवाल उठता है कि क्या राजनय राज्यों को युद्ध का प्रयोग करने से रोक पाया? तो ये तो सही है कि राजनय राज्यों को युद्ध के प्रयोग से नहीं रोक पाया। और आधुनिक समय में हम ये देखें
तो शायद ही कोई ऐसा वर्ष होगा और शायद ही कोई ऐसा एरिया होगा विश्व का जहाँ पर कि युद्ध नहीं हुआ हो। परंतु हम ये भी नहीं भूल सकते कि राजनय ने विश्व को युद्ध की विभीषिका से बचाने का भी कार्य किया है। इसमें हम बर्लिन और क्यूबा का ज्वलंत उदाहरण ले सकते हैं। तो अब ये कह सकते हैं कि युद्ध यदि छिड़ गया है तो युद्ध हो जाने पर युद्ध की विभीषिका को रोकने का कार्य, उसको कम करने का कार्य और शांति स्थापित करने में राजनय की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसको कुछ लोग तो ये कहते हैं कि राजनय और सैनिक कार्य जुड़वा बच्चों की तरह एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं, और बल्कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, खासकर पश्चिमी जगत में, कि राजदूत और जनरलों को शांति व युद्ध के काल में एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए, जिससे कि वे एक दूसरे की गतिविधियों से परिचित रहें। इसमें हम संयुक्त राज्य अमेरिका का उदाहरण ले सकते हैं, जहां पर वाशिंगटन स्थित जो राष्ट्रीय युद्ध महाविद्यालय है, वहां पर राजदूतों और सैनिक अधिकारियों को एक साथ प्रशिक्षित किया जाता है। यहाँ राष्ट्रपति केनेडी के शब्दों में हम कहें तो ये कह सकते हैं कि राजनय और प्रतिरक्षा एक दूसरे के स्थान पर नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। इसलिए ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह राजनय ही है जो युद्ध के लिए भूमिका तैयार करता है, युद्ध विजय में सहायक होता है, युद्ध विराम की वार्ता करता है और युद्ध से अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है, और युद्ध हारने की स्थिति में युद्ध से कम हानि हो, ये प्रयास राजनय के द्वारा ही किया जाता है। वास्तव में राजनय युद्ध संपूरक तथा प्रतिस्थापक है। अब सवाल उठता है कि क्या राजनय युद्ध को रोकने में सफल रहा है? तो हम इसमें एमिनेंट हिस्टोरियन A.J.P. टेलर के शब्दों में कहें, ये कह सकते हैं कि राजनय ने मानव को उस समय तक शांति बनाए रखने में सहायता दी जब तक कि उसने चाहा। यदि राज्य युद्ध चाहे तो योग्यतम से योग्यतम राजनय भी, राजदूत भी युद्ध को नहीं रोक सकता, और यदि राज्य युद्ध नहीं चाहे तो अपने राजनयिक प्रयत्नों से वह उसे टाल सकता है। युद्ध को रोकने में राजनय की भूमिका सफल भी होती है, असफल भी होती है। जब युद्ध सीमित होते थे तो राजनय का उद्देश्य होता था युद्ध को केवल रोकना ही नहीं, वरन उसे उचित समय और स्थान पर आरंभ करने और उसे अधिक से अधिक राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति करना होता था। परंतु बाद में राजनय का उद्देश्य युद्धों को रोकने का रहा। इसमें हम 1878 का बर्लिन कॉन्फ्रेंस, 1919 का पेरिस कॉन्फ्रेंस का उदाहरण ले सकते हैं, जिनका लक्ष्य था युद्ध को कैसे रोका जाए। 19वीं शताब्दी में ग्रेट ब्रिटेन व रूस के बीच अनेकों बार युद्ध की स्थितियां प्रकट हुई, परंतु राजनीतिक प्रयत्नों से ही युद्ध को रोका जा सका। 20वीं शताब्दी में युद्ध को आरंभ न होने देना अथवा आरंभ होने पर रोकने में राजनय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसमें हम कोरिया, कांगो, वियतनाम, साइप्रस, भारत पाक युद्ध, ईरान इराक वॉर, अरब इजराइल संबंध, इनका उदाहरण ले सकते हैं, जिनका मकसद था कि कैसे युद्ध को रोका जा सके, कैसे उसको शीघ्र बंद किया जा सके। इसमें इनका प्रमुख योगदान रहा। बर्लिन और क्यूबा की समस्याएं तो ऐसी थीं जब पूरा विश्व ये मान करके चल रहा था कि अब थर्ड वर्ल्ड वार होने में ही है, लेकिन राजनयिक हस्तक्षेप के कारण विश्व को महाप्रलयंकरकारी युद्धों से बचाया जा सके। तो विंस्टन चर्चिल के शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि राजनय के उचित प्रयोग से ही युद्ध की संभावनाएं कम हो सकती हैं। थैंक यू।